हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 19 के लिए वीडियो नंबर 3 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम जैव विविधता का महत्व और जैव विविधता का पर्यावरणीय महत्व इन दोनों बिंदुओं से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए पिछले वीडियो तक अपन 22 क्वेश्चन देख चुके हैं और 23वें क्वेश्चन से अपने इस वीडियो के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए भाई, हमारे सामने क्वेश्चन है जैव विविधता के कोई 4 महत्व समझाइए या बताइए, अथवा इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकते हैं जैव विविधता के कोई 2 महत्व समझाइए। और 2019 में ये प्रश्न ऐसे पूछा भी गया है। तो देखो, ये प्रश्न यदि 4 नंबर में आता है तो 4 महत्व पूछे जाएंगे और यदि 2 नंबर का आता है तो 2 महत्व पूछे जाएंगे। तो पहले 2 नंबर का प्रश्न आया हुआ है जिसके अंदर जैव विविधता के 2 महत्व पूछे भी गए हैं। तो देखिए इसका उत्तर कैसे अपन लिखेंगे। तो देखो, यहाँ पर जैव विविधता का महत्व अपने को टॉपिक डालना है और उसके बाद में थोड़ी सी जानकारी अपन जैव विविधता का जो महत्व उसके बारे में सामान्य जानकारी देंगे। तो जैव विविधता एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन है जिसमें सजीवों के जीवन के लिए प्राकृतिक एवं जैविक स्रोत मिलते हैं। तो जैव विविधता एक प्रकार से क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जिसमें सजीवों के जीवन के लिए प्राकृतिक और जैविक स्रोत क्या होते हैं, मिलते हैं। जैव विविधता के महत्व को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता। तो जैव विविधता के 4 महत्व है, 4 बिंदुओं के अंतर्गत अपन इसको समझ सकते हैं। पहला है आर्थिक महत्व, दूसरा है औषधीय महत्व, तीसरा है पर्यावरणीय महत्व और चौथा है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व। तो जब अपन महत्व लिखते हैं तो इन चारों का अलग अलग अपने को वर्णन करना होता है। यदि 2 पूछे गए तो किन्हीं 2 का वर्णन करना है और यदि 4 पूछे गए तो किन्हीं 4 का वर्णन करना है। तो आर्थिक महत्व, औषधीय महत्व, पर्यावरणीय महत्व, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व, ये 4 महत्व है जैव विविधता के। तो अपन एक एक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए आर्थिक महत्व। तो देखो, आर्थिक महत्व का मतलब है कि ऐसी कोई चीजें हमें जैव विविधता से मिल रही है जिसका अपन उपयोग कर सकते हैं या जिसको बेच करके अपन अर्थ यानी कि धन कमा सकते हैं। तो देखो, जैव विविधता हमें भोजन, ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल उपलब्ध कराती है। जैव विविधता के कारण हमें विविधता युक्त भोजन, अनाज, फल, सब्जियां प्राप्त होती हैं। जैव विविधता का उपयोग कृषि पैदावार बढ़ाने, रोग रोधी एवं कीट रोधी फसलों की किस्मों का विकास करने में किया जाता है। तो ध्यान दे भाई, यहाँ पर तो जैव विविधता है मतलब जैव विविधता का मतलब अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जो जीव जंतु इस धरती पर विद्यमान है उसी से हमें भोजन मिलता है, ईंधन मिलता है, चारा मिलता है, इमारती लकड़ी मिलती है, औद्योगिक कच्चा माल जो है वो उपलब्ध होता है। और जैव विविधता के कारण ही अपन विविधतापूर्ण जो भोजन है वो कर पाते हैं। हमारा जो भोजन है, यदि मान लीजिए उसमें सब्जी अपने को रोजाना एक ही प्रकार की खाने को मिले, जैसे रोजाना अपने को भिंडी मिल रही है खाने को, तो क्या रोज रोज अपन भिंडी खा लेंगे? क्या नहीं खा पाएंगे। लेकिन इस धरती पर जैव विविधता है तो अपन को अलग अलग प्रकार की सब्जी मिल जाती, कभी टमाटर मिल जाते, कभी भिंडी मिल जाती है, कभी कुछ लौकी मिल जाती, कभी कुछ और मिल जाता है। तो इस तरीके का जो विविधतापूर्ण भोजन हमें मिल पा रहा है वो किसके कारण मिल पा रहा है? जैव विविधता अधिक होने के कारण मिल पा रहा है। अन्यथा हमारा जो भोजन है वो हमें अच्छा ही नहीं लगता। तो इसमें जैसे अपन अनाज का उपयोग करते हैं, फल का उपयोग कर सकते हैं, सब्जियों का उपयोग करते हैं, तो अलग अलग तरीके का जो भोजन है वो हमें जैव विविधता के कारण ही उपलब्ध हो पाता है। इसके अलावा जैव विविधता का उपयोग अपन कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। होता क्या है कि इस धरती पर अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उनमें अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो उन पौधों के अंदर आपस में अपन संकरण करवा करके एक पौधे के गुण दूसरे पौधे में ला सकते हैं। तो इस विधि के द्वारा अपन रोग रोधी और कीट रोधी जो फसलें हैं वो भी आसानी से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और अपन देखेंगे, आप चाहे तो इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ूं। इसी के अंदर देखो आर्थिक महत्व में ही दूसरी बात देखो, जेट्रोपा व करंज जैसे पौधों को बायोडीजल वृक्ष कहते हैं। तो जेट्रोपा और करंज जैसे पौधों को क्या बोला जाता है? बायोडीजल वृक्ष बोला जाता है।
इन पौधों के बीजों से जैव ईंधन या बायोडीजल बनाया जाता है जो डीजल के समतुल्य ईंधन है। अतः जैव विविधता के द्वारा जैवाश्म ईंधन के विकल्प या जैव ईंधन भी प्राप्त किए जा रहे हैं। तो देखो जेट्रोपा और करंज दो प्रकार के पौधे हैं और इनके बीजों से जो तेल निकलता है उसे अपन बायोडीजल या फिर जैव ईंधन बोलते हैं। और ये जो बायोडीजल होता है बिल्कुल डीजल के समतुल्य ईंधन होता है। तो मतलब अपने को इसी जैव विविधता से ईंधन भी मिल रहा है और ये जो ईंधन है अपन जीवाश्म ईंधन जो है जैसे पेट्रोलियम या कोयला है उसकी जगह उसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला अपना महत्व हो गया जिसको अपन ने आर्थिक महत्व बोला। अब अगले महत्व की तरफ अपन बढ़ते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके नोट करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आगे बढ़ रहा हूं अब। हाँ, तो भाई इसके बाद में अपन बात करते हैं औषधीय महत्व की। औषधीय महत्व का मतलब दवाइयों से है। तो जैव विविधता का ये दूसरा महत्व है। तो देखो इसमें क्या बात है, इस धरती पर जैव विविधता के कारण अनेक प्रकार की वनस्पतियां इस धरती पर विद्यमान हैं। इन वनस्पतियों से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। तो जैव विविधता के कारण इस धरती पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां विद्यमान हैं और इन्हीं वनस्पतियों से हमें बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती है जिनका उपयोग क्या किया जाता है, औषधि के रूप में किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार आज लगभग 40% उपलब्ध औषधियों को वनस्पतियों से ही प्राप्त किया जाता है। तो एक अनुमान है ऐसा कि वर्तमान में जो भी औषधियां अपन काम में लेते हैं उसकी लगभग 40% औषधियां कहां से मिलती है, वनस्पतियों से मिलती है। आगे इसमें कौन सी बात अपने को ध्यान में रखनी है, तो पहले आप वीडियो पॉज करके नोट करें, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट देखो क्या बात ध्यान रखनी है, पृथ्वी पर समय समय पर अनेक असाध्य बीमारियां आती है। असाध्य बीमारियों का मतलब है जिनका इलाज ही नहीं मिल पाता अपने को। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है तो इसका भी अभी हमें इलाज ही नहीं है, जिनका इलाज इसी जैव विविधता से मिलता है। लेकिन जो भी अपने पास में कोई नई बीमारी आती है तो उसका इलाज कहीं ना कहीं हमें इसी जैव विविधता से मिलता है। किसी पेड़ पौधे या जीव के अंदर ही उसका जो है इलाज अपने को देखने को मिलता है। जैसे किसी समय अपन बात करें मलेरिया रोग की, तो मलेरिया रोग किसी समय असाध्य बीमारी थी, इसका इलाज ही नहीं था। तो बाद में क्या हुआ, मलेरिया ज्वर का इलाज सिनकोना पादप की छाल से किया गया। तो इसी जैव विविधता के अंदर उस मलेरिया का हमें क्या हुआ, इलाज मिला। इसी तरीके से देखो टेक्सास बकाटा नामक वृक्ष की छाल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, तो वैसे ये असाध्य बीमारियां हैं लेकिन इसी जैव विविधता से इनका इलाज मिला है। कुछ हद तक अपन इनका उपयोग करके इनका उपचार कर सकते हैं। तो पृथ्वी पर समय समय पर अनेक असाध्य बीमारियां आती है और इनका इलाज भी कहां से मिलता है, जैव विविधता से ही मिलता है। मलेरिया ज्वर का इलाज सिनकोना पादप की छाल से किया जाता है और टेक्सास बकाटा नामक वृक्ष की छाल से कैंसर का इलाज किया जाता है। तो ये हो गया अपना औषधीय महत्व। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे पर्यावरणीय महत्व की, तो आप ये बातें भी नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ूं तो अब अपन बात करते हैं पर्यावरणीय महत्व की। तो देखो पर्यावरणीय महत्व का अलग से भी प्रश्न आ सकता है कि जैव विविधता का पर्यावरणीय महत्व लिखिए, या फिर इन्हीं में जब 4 पूछता है तो इस पर्यावरणीय महत्व को थोड़ा सा अपन शॉर्ट करके लिखेंगे। तो देखो इसमें पर्यावरणीय महत्व के अंदर 3 बिंदु है, तीनों का अपने को ध्यान रखना है। तो पहला इसमें खाद्य श्रृंखला का संरक्षण। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है और ये कैसे संरक्षण होता है इसको आगे अपन समझ लेंगे। और फिलहाल अभी यहां देखो आप खाद्य श्रृंखला के संरक्षण में क्या लिखेंगे, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता अधिक होने पर एक साथ एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं चलती है एवं खाद्य जाल का निर्माण करती है। ये खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला का क्या करता है, संरक्षण करता है। अभी फिलहाल आप ये याद रखेंगे, आगे मैं आपको समझा दूंगा कि खाद्य श्रृंखला तो क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है और कैसे खाद्य श्रृंखला का संरक्षण होता है। इसके बाद में दूसरा देखो पोषक चक्र का नियंत्रण। जैव विविधता पोषक चक्र को गतिमान बनाए रखने में सहायता करती है। तो ये बात भी अपन उसी समय समझ लेंगे जब खाद्य जो जाल होता है उसके बारे में अपन अलग से समझेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर ये लाइन ध्यान रखें भी, जैव विविधता पोषक चक्र को गतिमान बनाए रखने में भी क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट करें। पर्यावरणीय महत्व के अंदर 2 बिंदु हो गए अपने, खाद्य श्रृंखला का संरक्षण और पोषक चक्र का नियंत्रण। अभी तीसरा बिंदु और है इसका एक पर्यावरणीय महत्व के अंदर, तो आगे बढ़ रहा हूं मैं।
हाँ जी, देखो पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण, तो ये भी पर्यावरणीय महत्व के अंतर्गत ही है ये बिंदु भी। तो जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई प्रकार की वनस्पतियां एवं सूक्ष्मजीव पर्यावरण के प्रदूषकों का विघटन करके पर्यावरण प्रदूषण का क्या करते हैं, निस्तारण करते हैं, मतलब पर्यावरण प्रदूषण से छुटकारा दिला देते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण कैसे होता है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जैव विविधता जो है पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जैव विविधता अत्यधिक होने के कारण कई प्रकार की वनस्पतियां और सूक्ष्मजीव उस पर्यावरण पर ऐसे हैं जो कि प्रदूषकों को विघटित कर लेते हैं या उनको अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण का क्या होता है, निस्तारण होता है। मतलब उन प्रदूषकों को ही वो अवशोषित कर लेंगे, अपघटित कर लेंगे, जिससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये अपना पर्यावरणीय जो महत्व था जैव विविधता का तीसरा पॉइंट वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में चौथे पॉइंट की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व। तो देखिए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व क्या है जैव विविधता का। तो मानव संस्कृति एवं पर्यावरण का विकास क्या हुआ, साथ साथ हुआ है। मानव संस्कृति जो है पूर्ण रूप से पर्यावरण से जुड़ी हुई है। तो इसमें कौन कौन सी अपनी भारतीय परंपराएं जुड़ी हुई, देखो कुछ वनस्पतियां जैसे कि पीपल, बरगद, आम, तुलसी, आंवला, केला आदि का आज भी हमारी संस्कृति में विशेष स्थान है, और कुछ त्योहार पर हम इनकी क्या करते हैं, पूजा भी करते हैं। तो कई सारे ऐसे वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं जिनके अंदर अपन देवताओं का स्थान मानते हैं और कुछ विशेष अवसरों पर उनकी पूजा करते हैं। इसी प्रकार आगे देखो कुछ जंतु जैसे कि गाय, मोर, हंस, चूहा, हाथी आदि का भी हमारी संस्कृति में विशेष स्थान है, जिन्हें हम देवताओं के वाहन के रूप में क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि जो मोर है वो भगवान कार्तिकेय का वाहन मानते हैं अपन, हंस को माँ सरस्वती का वाहन मानते हैं अपन, चूहा है गणेश जी का वाहन माना जाता है, हाथी को अपन भगवान इंद्र का वाहन मानते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके की जो जंतु है उनको भी अपन देवताओं के वाहन के रूप में क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये हमारी संस्कृति से, सामाजिकता से और आध्यात्मिक महत्व से जुड़ी हुई बातें हैं। तो ये चौथा महत्व भी आपके सामने आ गया जैव विविधता का। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें आप। इसके बाद में अपन जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल जो बीच में बात अपन छोड़ के आए हैं समझने के लिए, वो अपन समझेंगे। तो आप पहले नोट कर लें, ठीक है। आगे बढ़ू मैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं भाई खाद्य श्रृंखला की। हालांकि अपने बुक में अलग से टॉपिक नहीं है ये, लेकिन अपन समझना चाहते हैं कि खाद्य श्रृंखला होती क्या है। तो देखो इस प्रकृति में प्रत्येक जीव किसी दूसरे जीव का भोजन बनता है या तो अथवा किसी दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो मतलब जीव जो होते हैं खाद्य पदार्थ या भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। तो इस प्रकार भोजन के संबंध के कारण जीवों की एक श्रृंखला बन जाती है और उसे ही अपन क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कुछ खाद्य श्रृंखलाओं के उदाहरण दिए मैंने। जैसे घास है, इस घास को चूहा खाता है, चूहे को बिल्ली खाती है और बिल्ली को कुत्ता खाता है। अब मान लीजिए बीच में से अपन ने बिल्ली को एब्सेंट कर दिया, बीच में से बिल्ली को क्या कर दिया, एब्सेंट कर दिया। तो ये कुत्ता अपना भोजन कहां से प्राप्त करेगा, फिर नहीं कर पाएगा ना भोजन प्राप्त। ऐसे जैसे घास को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है और सांप को कौन खाता है, बाज खाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेंढक खत्म कर दिया हमने विदेशों के अंदर इसको बेच दिया मेंढक को, क्योंकि विदेशों के अंदर क्या होता है कि मेंढक की जो टांगे हैं उसका उपयोग किया जाता है भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए। तो मेंढक को अपन ने बेच दिया, मेंढक खत्म हो गए, तो क्या होगा, ये सांप अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाएगा, सांप अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाएगा तो बाज भी अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो पूरी खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो खाद्य श्रृंखला का मतलब यह है कि एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है, तो उस भोजन के संबंध के कारण जीवों की एक श्रृंखला या चेन बन जाएगी, उस चेन को अपन बोलेंगे खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है ये तो अपने बात समझ में आ गए। अब साथ में अपन खाद्य जाल भी देखेंगे और फिर अपन ये देखेंगे भाई खाद्य जो श्रृंखला है उसका संरक्षण किस तरीके से होता है और कैसे पोषक जो तत्व है उनका चक्रण होता है। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं, आप चाहे तो इसको नोट कर ले। हाँ जी, देखिए खाद्य जाल किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ अनेक खाद्य श्रृंखलाएं चलती है। अब ऐसा नहीं है कि एक जगह एक ही खाद्य श्रृंखला चलती हो, एक ही जगह पर अनेक सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ चलती है और जो आपस में मिलकर एक जालनुमा संरचना बना लेती है और उस जालनुमा संरचना को अपन क्या बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं।
तो खाद्य जाल में एक जीव दो या दो से अधिक जीवों का भोजन बन सकता है, अथवा एक जीव दो या दो से अधिक जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। तो खाद्य जाल में क्या विकल्प उपलब्ध होते हैं, एक जीव दो या दो से अधिक जीवों से भोजन ग्रहण कर सकता है और एक ही जीव दो या दो से अधिक जीवों का भोजन भी बन सकता है। तो इसी जाल के द्वारा खाद्य जो श्रृंखला है उसका संरक्षण होता है। इसको समझते हैं अपन। देखो खाद्य जाल को, यहां चित्र देखो, देखो यहां पर टिड्डा है, ठीक है। अब इस टिड्डे को मेंढक भी खा सकता है, सांप भी खा सकता है और चिड़िया भी खा सकती है। टिड्डा का मतलब समझते हो, राम जी का घोड़ा बोलते हैं जिसको राजस्थानी भाषा में अपन, वो। तो यदि मान लीजिए सांप जो है इस टिड्डे को खा रहा है, चिड़िया भी टिड्डे को खा रही है और जो मेंढक है वो भी इस टिड्डे को क्या कर रहा है, खा रहा है। अब मान लीजिए टिड्डा यहां से एब्सेंट हो गया, किसी कारणवश नष्ट हो गए टिड्डे, तो क्या सांप भूखा रहेगा क्या? ये सांप भूखा रह जाएगा क्या क्योंकि इसका भोजन था ये टिड्डा? नहीं, क्योंकि सांप कीट से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। सांप इधर से चूहा भी खा करके अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, सांप चिड़िया भी खा करके अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी चीज देखो, जैसे मान लीजिए चिड़िया जो है खत्म हो गई, चिड़िया खत्म हो गई किसी कारणवश, तो क्या ये बाज भूखा रह जाएगा कि यहाँ पर जो बाज है वो? नहीं, क्योंकि ये बाज खरगोश को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है, ये सांप को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है और भी जीवों को ये भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। तो मतलब ये हुआ कि खाद्य जाल का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारी जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहेगी, है ना। तो अब खाद्य श्रृंखला का यदि कोई एक जीव अनुपस्थित भी हो गया तब भी जो खाद्य श्रृंखला है वो चलती रहेगी, कोई दूसरा जीव जो है उस खाद्य श्रृंखला को चला देगा। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा जैव विविधता होने के कारण एक ही पारिस्थितिक तंत्र में बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ चलती है और वो आपस में मिलकर के खाद्य जाल बना लेती है। और वही खाद्य जाल क्या करता है, खाद्य श्रृंखला का संरक्षण करता है, क्योंकि एक जीव गलती से नष्ट हो भी गया तो उसकी पूर्ति कोई दूसरा जीव कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से यदि अपन पोषक तत्व जो है उनके चक्रण की बात करें तो देखो ये पेड़ पौधे जो होते हैं कोई भी पोषक तत्व है उसको जमीन से ग्रहण करते हैं। कहां से ग्रहण करते हैं? जमीन से ग्रहण करते हैं। अब इस घास को यदि ये कीट खाता है तो वो पोषक तत्व इस कीट में चले जाएंगे। इस कीट को ये चिड़िया खाती है तो ये चिड़िया के अंदर चले जाएंगे पोषक तत्व। इस चिड़िया को यदि बाज खाता है तो पोषक तत्व इस बाज के अंदर क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। अब कभी भी ये बाज जब मरेगा तो जो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं वो इसका अपघटन करके जो भी पोषक तत्व इसके अंदर थे उसको वापस मिट्टी में मिला देंगे। तो मिट्टी में मिलाएंगे जब तो सारे पोषक तत्व वापस मिट्टी में आ जाएंगे और मिट्टी से पेड़ पौधे वापस उन्हीं पोषक तत्वों को क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे। तो इस तरीके से जो पोषक तत्व होते हैं वो किसी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद में एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं। जैसे यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे और फिर घूम फिर करके वापस कहां आएंगे? मिट्टी के अंदर आ जाएंगे। तो जो पोषक तत्व है वो क्या होंगे? एक जीव से दूसरे जीव में जाएंगे तो सही, लेकिन लौट करके चक्रीय रूप से लौट करके वो वापस कहां आएंगे? प्रकृति में लौट करके आ जाएंगे। उसको अपन बोलते हैं पोषक तत्वों का चक्रण। तो जैव विविधता जितनी ज्यादा होती है पोषक तत्वों का जो चक्रण है वो भी उतना ही आसानी से होता है। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी कि जो जैव विविधता है वो कैसे तो खाद्य जो श्रृंखला है उसका संरक्षण करती है और कैसे वो पोषक तत्वों के चक्रण के अंदर सहायता करती है। बात समझ में आ गई होगी आपके, है ना। तो ऐसे तो अपने टॉपिक नहीं है ये खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला का, लेकिन जो बिंदु अपने को दिए गए हैं उसको समझने के लिए ये चीजें जरूरी है। तो आप वीडियो पॉज करके ये चित्र भी आप नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता में पर्यावरणीय महत्व की भूमिका को समझाइए। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है, 3 नंबर का। होता क्या है, जैव विविधता में पर्यावरणीय महत्व के 3 बिंदु है तो तीनों बिंदु वो लिखवाना चाह रहा था 3 नंबर में। अब 2 पूछे तो अपने को 2 लिखना है, तो 2 जब पूछेगा तो 2 नंबर का आएगा।
तो मैं आपको तीनों जो महत्व है पर्यावरणीय महत्व जैव विविधता के वो बता रहा हूं। तो इसके अंदर पहला देखो खाद्य श्रृंखला का संरक्षण। हालांकि छोटे रूप में अपन ने जैव विविधता का जो महत्व पढ़ा था उसके अंदर ये बिंदु पढ़ चुके हैं जैव विविधता का पर्यावरणीय महत्व नाम से, लेकिन वहां छोटे रूप में पढ़े थे। अभी यहां पर थोड़ा डिटेल में अपन देखेंगे इसको। तो देखो खाद्य श्रृंखला में एक जाति दूसरी जाति का भक्षण करती है, अर्थात एक जाति दूसरी जाति को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। अभी थोड़ी देर पहले अपन देख चुके हैं ये बात। भाई इस प्रकृति में एक जीव दो या दो से अधिक जीवों का भोजन बन सकता है या दो या दो से अधिक जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। किसी भी एक जाति के विलुप्त होने से पूरी खाद्य श्रृंखला के समाप्त होने का खतरा रहता है। अब किसी कारण से किसी खाद्य श्रृंखला का एक सदस्य एब्सेंट हो गया तो पूरी खाद्य श्रृंखला क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जैव विविधता अधिक होने पर खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य जाल बना लेती है। लेकिन जैव विविधता ज्यादा है तो क्या होगा, खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर के खाद्य जाल बना लेगी, और उस खाद्य जाल में आपको पता है एक जीव दो या दो से अधिक जीवों का भोजन बन जाता है, या एक जीव दो या दो से अधिक जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। जिससे एक जाति एब्सेंट हो भी गई तब भी खाद्य श्रृंखला अपनी उसी रूप में क्या होती चलती रहती है। तो आगे देखो, अब किसी खाद्य श्रृंखला में किसी एक प्रजाति के कम होने पर खाद्य जाल अन्य जातीय प्रजाति उसकी कमी को पूरा कर खाद्य श्रृंखला का क्या करती है, संरक्षण करती है। तो खाद्य जाल में यदि या खाद्य श्रृंखला में एक जीव एब्सेंट हो भी जाता है तो कोई दूसरा जीव उसकी कमी को क्या कर देता, पूरा कर देता है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट महत्व की तरफ अपन बढ़ेंगे, जो पर्यावरणीय महत्व है जैव विविधता का, उसमें दूसरा महत्व अपन देखेंगे। ठीक है भाई, क्या नोट, आगे बढ़े। तो भाई दूसरा देखो पोषक चक्र नियंत्रण। तो वैसे अभी अपन समझ चुके हैं कि पोषक चक्र का नियंत्रण कैसे होता है, खाद्य जाल में अपन ये बात समझ चुके हैं। देखो आगे, जैव विविधता पोषक चक्र गतिमान रखने में सहायता करती है। पोषक चक्र का मतलब जो पोषक पदार्थ है वो एक जीव में चला जाए, फिर एक जीव से दूसरे जीव से होता हुआ पुनः प्रकृति में लौट जाए। मिट्टी में सूक्ष्म जीव की विविधता होती है। ये सूक्ष्म जीव मृत पादप और जंतु का विघटन कर इनमें उपस्थित पोषक तत्वों को मिट्टी में मिला देते हैं। तो पहली बात अपन क्या कर रहे हैं कि कोई भी जीव जंतु जब मरता है तो मिट्टी के अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीव उसका विघटन करके क्या करते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं, जिसके उसके अंदर पोषक तत्व जितने भी थे वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में इन पोषक तत्वों को पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पोषक तत्व खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। तो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद में क्या होगा, जो पोषक तत्व एक जीव से दूसरे जीव में जाता जाएगा, जो जीव भोजन के रूप में ग्रहण होता जाएगा उसके अनुसार वो चलता जाएगा एवं एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं तथा किसी सजीव की मृत्यु होने पर पुनः मिट्टी में चले आते हैं। इस प्रकार ये चक्र क्या होता चलता रहता है। तो ये पोषक चक्र का जो नियंत्रण है इसके अंदर भी जैव विविधता का बहुत ज्यादा महत्व है। इसके बाद में तीसरे महत्व की तरफ अपन बढ़ेंगे, तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई, ठीक है। तो देखो जैव विविधता का पर्यावरणीय जो महत्व, उसमें तीसरा महत्व पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण। तो जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है? कुछ वनस्पति प्रदूषकों का विघटन व अवशोषण करने का गुण रखती है। तो प्रदूषकों का जब ये विघटन और अवशोषण करने का गुण रखती है तो प्रदूषकों को या तो अपघटित कर देगी या उसको अवशोषित करके पर्यावरण से उससे मुक्ति दिला देगी। जैसे उदाहरण देखो, सदाबहार नामक पौधे में ट्राइनाइट्रोटॉलुइन जैसे घातक विस्फोटक को विघटित करने की क्या होती क्षमता होती है। तो ट्राइनाइट्रोटॉलुइन जो है घातक विस्फोटक पदार्थ है और उसको ये सदाबहार नाम का जो पौधा है विघटित करके पर्यावरण को क्या करता है, प्रदूषित होने से बचा लेता है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर ले, उसके बाद में आगे की बातें अपन देखेंगे। ठीक है भाई, किया आपने नोट, आगे बढ़े हैं। हाँ जी, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर पहली बात, विश्व स्तर पर जैव विविधता के आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया। तो प्रश्न पूछ ले भाई कौन से वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष बोला जाता, तो आपको उत्तर देना है 2010 को।
इसको अंडरलाइन मान लेना आप। 2010 को क्या माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष माना जाता है। दूसरी चीज देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न आ सकता है भाई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कौन सा है, 2010। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को ये मनाया जाता है। तो अब इन्हीं बातों के ऊपर आधारित 2 क्वेश्चन देख लो आप साथ के साथ। देखो पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी पढ़ा अपन ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस क्या होता है, मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लो साथ के साथ, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया था, 2010 को मनाया गया था। कब मनाया गया था, 2010 को। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो कब मनाया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो 22 मई को है, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कौन सा, 2010 है। तो आप नोट कर लें इनको, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं अब। हाँ जी, अब इंपॉर्टेंट बातें हैं और इन सब में रिक्त स्थान दिए जा सकते हैं, और मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर रखा है कि कहां पर रिक्त स्थान छोड़ा जा सकता है। तो देखो, हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी गेहूं की बोनी किस्मों का विकास जापान में पाए जाने वाले नारिन 10 नामक गेहूं की किस्म से किया गया। देखो, जब हरित क्रांति आई तो उस दौरान जो है गेहूं का और चावल का उत्पादन बढ़ाया गया था। तो गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए बोनी किस्में काम में ली गई थी। गेहूं की भी बोनी किस्म काम में ली गई थी और चावल की भी बोनी किस्म काम में ली गई थी। तो गेहूं की जो बोनी किस्म है वो जापान में पाए जाने वाले नारिन 10 नामक गेहूं की किस्म से क्या किया गया था, बनाया गया था। गेहूं की जो बोनी किस्म है उसका विकास जापान में पाई जाने वाली नारिन 10 नामक गेहूं की किस्म से किया गया था। ठीक है, क्लियर है बात। दूसरी चीज देखो, हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी धान या चावल की बोनी किस्मों का विकास तवाइन में पाई जाने वाली डी जियोरुजेन नामक धान की प्रजाति से किया गया। तो धान की जो बोनी किस्म बनाई गई थी वो तवाइन में पाई जाने वाली चावल या धान की जो जाति है डी जियोरुजेन नामक धान की प्रजाति से किया गया था। तो चावल या धान एक ही बात है, एक ही चीज के 2 नाम है। ये चावल धान को ही बोला जाता है ना। तो जो चावल की बोनी किस्म थी वो किससे विकसित की गई थी, तवाइन की जो जाति है चावल की डी जियोरुजेन, उससे ये विकसित की गई थी। तो ये दोनों बातें आपको रिक्त स्थान में पूछी जा सकती है, या छोटा जो प्रश्न आता है लघुत्तरात्मक 1 नंबर का, उसमें भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये आप अंडरलाइन कर लेना, जहां पर मैंने अंडरलाइन कर रखा ग्रीन लाइन से, रिक्त स्थान के लिए इनको तैयार कर लेना। ठीक है, क्लियर है बात। आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट बात जो इंपोर्टेंट है हमारे लिए, देखो क्या है। सन 1970 के दशक में जब एशिया महाद्वीप के 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसलें ग्रासी स्टंट विषाणु से तबाह हो गई थी, तब पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1963 में संग्रहित की गई जंगली धान की प्रजाति ओराइजा निवेरा से उक्त रोग के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित की गई। तो क्या हुआ, सन 1970 के दशक में जो एशिया महाद्वीप है उसके लगभग 1,60,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में क्या हुआ कि जो धान या चावल की फसलें हैं वो नष्ट हो गई, क्योंकि उनके अंदर एक विषाणु के द्वारा रोग होने लग गया था, और उस विषाणु का नाम क्या है, ग्रासी स्टंट विषाणु। तो ये ग्रासी स्टंट विषाणु जो है उन चावल की फसलों को पूरी तरह तबाह कर चुका था। तो उस दौरान क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जंगली प्रजाति, चावल की जंगली प्रजाति संग्रहित थी, जिसका नाम क्या था, ओराइजा निवेरा। तो ओराइजा निवेरा से चावल के जो पादप है उनका संकरण करवा करके एक ऐसी चावल की किस्म बनाई गई जो ये जो ग्रासी स्टंट विषाणु है इसके प्रति प्रतिरोधी था, और ये जो फसलें तबाह हो रही थी इसको रोका गया, क्योंकि जो नई किस्म बनाई गई थी ओराइजा निवेरा के द्वारा, वो नई किस्म क्या थी, इस ग्रासी स्टंट विषाणु के प्रति कैसी थी, प्रतिरोधी थी। तो ये ध्यान रखना, ग्रासी स्टंट विषाणु के लिए जो प्रतिरोधी किस्म चावल की बनाई गई थी वो किससे बनाई गई थी, ओराइजा निवेरा नामक जो चावल की जंगली प्रजाति है उससे बनाई गई थी। और वर्तमान में भी एक बात है,
आज जंगली धान के रोग प्रतिरोधी और कीट प्रतिरोधी 20 प्रमुख जीनों का उपयोग धान सुधार कार्यक्रमों में किया जा रहा है। तो वर्तमान में भी लगभग 20 जीनों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके द्वारा रोग रोधी और कीट रोधी चावल की जो किस्में उनका विकास किया जा रहा है। तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आगे बढ़ूं। हाँ जी, देखिए यहां पर यह प्रश्न ऐसे आ सकता है, जंगली धान की प्रजाति ओराइजा निवेरा से ग्रासी स्टंट विषाणु रोग प्रतिरोधी धान की उन्नत किस्में विकसित की गई। तो ये आप अब ध्यान रखना कि जंगली धान की जो प्रजाति है ओराइजा निवेरा से ग्रासी स्टंट विषाणु रोग प्रतिरोधी धान की उन्नत किस्में क्या की गई थी, बनाई गई थी। रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है, मैंने ग्रीन कर रखा जहां जहां रिक्त स्थान हो सकता है। इसी तरीके से दूसरा देखो, जेट्रोपा व क्रंज पौधों को बायोडीजल वृक्ष कहा जाता है। तो जेट्रोपा और क्रंज पौधे हैं और इनको क्या बोला जाता है, बायोडीजल वृक्ष बोला जाता है। तो ये बात भी आपको रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन जो छोटे में पूछा जा सकता है, 2 बायोडीजल वृक्षों के नाम बताइए। तो बायोडीजल वृक्षों के नाम में जेट्रोपा और करंज, ये दोनों क्या है, बायोडीजल वृक्ष है। इनके बारे में अपन पहले भी देख चुके हैं। इनके जो बीज होते हैं उनसे बायोडीजल निकलता है, जो कि डीजल के समतुल्य ईंधन होता है। तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर कुछ इंपोर्टेंट बातें अपन और देखते हैं जो रिक्त स्थान से जुड़ी हुई है अपने। ठीक, आगे बढ़ू। हाँ जी, अब देखो ये जितनी भी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, ये सब रिक्त स्थानों से जुड़ी हुई बातें हैं। तो मैंने ग्रीन लाइन से अंडरलाइन कर रखा है कि रिक्त स्थान कहां कहां दिया जा सकता है। तो मलेरिया ज्वर के इलाज में सिनकोना वृक्ष की छाल काम में ली जाती है। तो एक तो मलेरिया ज्वर यहाँ रिक्त स्थान आ सकता है और एक यहाँ पर सिनकोना वृक्ष की जगह रिक्त स्थान आ सकता है। तो ध्यान रखना, मलेरिया ज्वर यानी कि मलेरिया की जो बुखार है उसके इलाज के अंदर सिनकोना वृक्ष की जो छाल है उसको काम में लिया जाता है। दूसरा देखो, टेक्सास बकाटा नामक वृक्ष की छाल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, कैंसर के इलाज के अंदर कौन से वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है, तो टेक्सास बकाटा नाम के वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से सर्पगंधा का उपयोग उच्च रक्तचाप के इलाज में किया जाता है, मतलब जो हाई बीपी होती है उसके इलाज के अंदर सर्पगंधा का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो तीनों लाइनें आपको रिक्त स्थान में पूछी जा सकती है। वीडियो पॉज करके नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर कुछ और बातें अपन देखेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहा हूं अब मैं। हाँ जी, ये बातें भी आपको रिक्त स्थान में ही पूछी जा सकती है, तो इनको भी आप देख लीजिए। सदाबहार पौधे का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। रक्त कैंसर के उपचार में कौन से पौधे का उपयोग होता है, तो सदाबहार पौधे का उपयोग होता है। रिक्त स्थान कहां कहां दिया जा सकता है, आपको समझ में आ गया, मैंने ग्रीन लाइन से अंडरलाइन कर रखा है पहले से। दूसरा देखो, सदाबहार नामक पौधे में ट्राइनाइट्रोटोलुइन नामक घातक विस्फोटक को विघटित करने की क्या होती, क्षमता होती है। तो इसमें भी आपको रिक्त स्थान यहां दिया जा सकता है सदाबहार की जगह, और यहाँ ट्राइनाइट्रोटोलुइन की जगह दिया जा सकता है। इसी तरीके से तीसरा रिक्त स्थान देखो, यूरेनियम और थोरियम जैसे घातक तत्वों को हटाने की क्षमता राइजोपस ओराइजिस नामक कवक में होती है। तो यूरेनियम और थोरियम ये घातक तत्व होते हैं, भारी तत्व भी होते हैं। उद्योगों के जो कचरे होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। तो उद्योगों के कचरों से इस यूरेनियम और थोरियम घातक तत्वों को हटाने के लिए कौन से कवक का उपयोग किया जाता है, राइजोपस ओराइजिस नामक कवक का उपयोग किया जा सकता है। तो ये लाइन भी आपको रिक्त स्थान में पूछी जा सकती है, तो आप नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर और इंपॉर्टेंट बात देखेंगे अपन। तो आगे बढ़ रहा हूं अब मैं। हाँ जी, देखिए, रेडियम जैसे घातक तत्वों को हटाने की क्षमता पेनिसिलियम क्राइसोजीनम में पाई जाती है। तो ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेडियम जैसे घातक तत्वों को हटाने वाली की क्षमता किसमें होती है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। ये भी एक प्रकार का कवक ही है, तो इसके अंदर इस घातक तत्व को हटाने की क्षमता होती है। दूसरी बात देखो, सूक्ष्म जीव सूडोमोनास प्यूटेडा साइट्रोबैक्टर एवं आर्थोबैक्टर विस्कोस में औद्योगिक अपशिष्टों से भारी धातुओं को हटाने की क्षमता होती है। तो ये लाइन भी आपको रिक्त स्थान में दी जा सकती है।
और मेरे ख्याल से जो है रिक्त स्थान आपको ज्यादा संभावना इसको देने की है। हालांकि ये भी हो सकता है स्यूडोमोनास प्यूटेरा, साइट्रोबैक्टर और आर्थोबैक्टर विस्कोस, ये तीनों भी रिक्त स्थान में दिए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना इसकी है भारी धातुओं को हटाने की क्षमता वाले में। तो सूक्ष्म जीव स्यूडोमोनास प्यूटेरा, साइट्रोबैक्टर एवं आर्थोबैक्टर विस्कोस में औद्योगिक अपशिष्ट से भारी धातुओं को हटाने की क्या होती क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट बातों की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन और बताएंगे बस। अब देखिए आगे, ये देखो क्वेश्चन, जीवाणु जो औद्योगिक अपशिष्ट से भारी धातुओं को हटाने की क्षमता रखते हैं, तो कौन कौन से हैं? स्यूडोमोनास प्यूटेरा, साइट्रोबैक्टर, आर्थोबैक्टर विस्कोस और उपरोक्त सभी। तो यहां पर क्या उत्तर होगा हमारा? उपरोक्त सभी, क्योंकि थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है स्यूडोमोनास प्यूटेरा, साइट्रोबैक्टर और आर्थोबैक्टर विस्कोस, ये तीनों ही औद्योगिक अपशिष्टों से भारी धातुओं को हटाने की काम करते हैं या उस क्षमता रखते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 29, वैसे तो क्या ये जैव विविधता जो तप्त स्थल है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन आपको बताना भूल गया था, तो इस वीडियो में मैंने इसको ऐड कर लिया है। देखो, निम्न में से कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल भारत क्षेत्र में आता है? तो इसमें मेडागास्कर के द्वीप समूह, पूर्वी मलेशियाई द्वीप समूह, इंडोवर्मा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? इंडोवर्मा। हालांकि ये इंडोवर्मा भारत का पूर्ण रूप से पाया जाने वाला जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है, ये अलग अलग देशों में विस्तारित है, तो भारत में भी इसका कुछ भूभाग है। लेकिन जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उन ऑप्शन में केवल यही ऑप्शन है जो जैव विविधता तप्त स्थल हमारे भारत के अंदर विद्यमान है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा इंडोवर्मा तप्त स्थल। तो आप ये बात भी वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब देखो, आज के वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जैव विविधता पर जो संकट है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।